नमस्कार, प्रणाम, गोड़ लागतानी। हम गोपालगंज जिला से मिथिलेश तिवारी बोलतानी। हमारा साथ है बड़न सुमित द्विवेदी जी, जिनकर चैनल है रिस्पेक्ट इंडिया। बड़ा ही रिस्पेक्ट करेलन हमनी के, लेकिन जब इस सवाल पूछे लागल तो का पूछिए ने कर कोनो गारंटी नहीं। आज हम खुद पत्रकार बनल बने और सुमित द्विवेदी से भी कुछ सवाल करे के चाहते हैं। सुमित जी, आपका आपके चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा है। हम जब आपके जैसे उम्र के नौजवानों को हाथ में कैमरा लेकर और जब काम करते देखते हैं, और जब आप ही लोग पूछते हैं कि मोदी जी ने क्या रोज़गार दिया, तो मैं अंदर अंदर ही हंसता हूँ कि जिस नौजवान के हाथ में ये यूट्यूब का कैमरा है और इतना बड़ा अवसर मिला है यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए, और वो भी नरेंद्र मोदी के कारण हुआ है, और वही नौजवान पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने किया क्या है, तब मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं जानना चाहता हूं, आप एक पत्रकार के नाते, एक नवयुवक होने के नाते, ये बताइए कि आज ये जो अवसर आपको मिला है, ये अवसर किस कारण मिला है? सबसे पहले तो आपकी जो दर्शक और श्रोता हैं, नर्वस हूँ मैं, क्योंकि एक देश लेवल के, प्रदेश लेवल के एक नेता के साथ मैं अपना इंटरव्यू कर। नहीं, मैं अभी पत्रकार हूँ और आप पत्रकार हैं, ठीक है। और सवाल मैं कुछ आपसे कर रहा हूँ। और वरिष्ठ पत्रकार हैं, मजे हुए पत्रकार हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि जो ये डिजिटल मीडिया का जो हम लोग कैमरा और माइक लेके घूम रहे हैं, तो ये भी एक बेरोजगारी का प्रतीक है, ठीक है। अगर हम लोग बेरोजगार नहीं होते, रोजगार का सिंबल है, बेरोजगारी का प्रतीक नहीं है। ये रोजगार का सिंबल है, और आप शायद उन लोगों से कभी जीवन में नहीं मिल पाते जिनके साथ बैठ के आप इंटरव्यू करते हैं और उनको कोई भी सवाल आप कर लेते हैं, और आप दुनिया के सामने अपने आप को एक पत्रकार के रूप में स्थापित करते हैं, और इसके माध्यम से आपको आर्थिक आमदनी भी होती है। लेकिन एक अगर अधिकार मिली है, अगर मोदी जी ने हम लोगों को ये अधिकार दिया है, ठीक है, तो इसके लिए उनका शुक्रगुजार तो हम लोग ही हैं। लेकिन हमेशा से मीडिया को मतलब चौथा स्तंभ बोला गया है, और हमेशा से मीडिया को बोला गया है कि मीडिया तो चौथा स्तंभ है ही और रहेगा ही। तो हम लोग अच्छे कार्यों का सराहना करते हुए, सुनिए, हम लोग कांग्रेसी नहीं है कि मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें। हम लोग तो मीडिया को और चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। मोदी जी ने विस्तार ऐसा किया, सभी लोग तो बड़े बड़े चैनल में काम नहीं कर सकते, ठीक है। सभी लोग अपनी बात दुनिया के सामने नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपनी बात अपने इलाके में रखना, अपने क्षेत्र में रखना, उसके लिए आज के डेट में ये यूट्यूब सशक्त माध्यम है, और इस सशक्त माध्यम के चेहरे आप लोग हैं। और मैं देखता हूँ आजकल आपकी गतिविधि काफ़ी रहती है, और मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है, और मैं मोदी जी को थैंक यू करता हूँ कि मोदी जी ने हमारे इस उम्र के नौजवान को अपना हुनर दिखाने का अवसर दिया है। लेकिन धन्यवाद करते करते मैं एक मांग भी रखूंगा, ठीक है, कि अगर आप सरकार में आते हैं, ठीक है, तो पत्रकारों की, ठीक है, जो मतलब प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, जो रजिस्टर्ड पत्रकार सो कॉल्ड कहे जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के बारे में आप लोग सोचते हैं, लेकिन डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के बारे में कोई ऐसा कानून नहीं बना है, कोई ऐसा मतलब इन लोगों को भत्ता नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सड़क पे घूमते हैं, ना हम लोगों की सुरक्षा है ना कुछ है, ठीक है। लेकिन इस पर आप लोग गहन चिंतन जरूर कीजिएगा। देखिए, ऐसा है कि हर आदमी अपनी सुरक्षा स्वयं करता है, ठीक है। एक पत्रकार के नाते जब आपको थ्रेट होगा तो सरकार आपके थ्रेट को देखते हुए आपको सुरक्षा भी देगी, ऐसा नहीं है कि नहीं देगी, ठीक है। लेकिन एक बात तय है कि हमारा अवसर हमारे हाथ में है, ठीक है। हम अगर मेहनत करते हैं तो हम देश के सबसे नामी गिरामी पत्रकार बन सकते हैं। हमको किसी दूसरे के मंच की ज़रूरत नहीं है, हमने अपना मंच स्वयं तैयार किया है, हम स्वयं नायक हैं, और हम स्वयं अपने हुनर का प्रतिदिन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अपनी मेहनत से होता है। कहा गया है कि परिश्रम के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात कि कई बार मैं आपको बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू लेते देखता हूँ, और आप नेताओं का इंटरव्यू लेते हुए आप तुरंत उनके गिरेबान में झांकने लगते हैं। क्या कभी डर नहीं लगता है? नहीं, डर क्यों लगेगा? ऐसा लगता है ना हमको कि हम बैठे हुए हैं तो किसी एक नेता के साथ बैठे हुए हैं, और अगर वो जीता हुआ नेता है, ठीक है, तो 34 से 35%, 40% वोट पाकर वो विधायक सांसद बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमारे साथ 60% लोगों का साथ रहता है। जो लोग हारे हुए लोग हैं, वो जनता जो है, ठीक है, जीते हुए जनता के नेता के भी जो समर्थक हैं, ठीक है, वो लोग भी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हमारे नेता की बात जो है हमारे तक पहुँचा रहा है, तो हम इसके साथ हैं, ठीक है। तो हम इस देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानी के भरोसे हम लोग ये सवाल पूछते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए मैंने पूछा। जी। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है तो आपके सवाल भी अच्छे आएंगे। जी। अब बिना मर्यादा को, बिना तार किए आप अच्छे सवाल ले सकते हैं, और ये करना भी चाहिए। बिल्कुल। किसी भी नेता का इंटरव्यू लेने के लिए क्या क्या तैयारी करके आते हैं?
तैयारी हम कुछ नहीं करते हैं। सबसे पहले तो नेताजी को हम देखते हैं बढ़िया से नीचे से ऊपर तक, ठीक है। पहले उनको हम रीड करते हैं, रीड करने के बाद से जैसे हम उनको उनका इंट्रो लेते हैं, जैसे उनके बारे में सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि फला आदमी है, ठीक है, इनका क्या क्या कार्यकाल रहा, कार्यशैली क्या रही है, व्यक्तिगत इनकी पहचान क्या रही है, या फिर प्रोफेशनल जीवन में ये कैसे हैं, इतना कुछ हम लोग जान लेते हैं। बाकी जब नेताजी के सामने बैठते हैं, जैसे उनका परिचय देते हैं, जैसे वो एक बार बोलते हैं धन्यवाद या प्रणाम बोलते हैं, तब से वहीं से शुरुआत हो जाती है। देखिए, आपने देखा होगा रजत शर्मा जी को जी, कि रजत शर्मा जी का एक ऐसा एपिसोड है जनता की अदालत, ठीक, जो बहुत लोग देखते हैं और वो बहुत ट्रस्ट वाला कार्यक्रम है। तो मैं आपको एक सुझाव दूंगा, आप अपने चैनल पर कोई इस प्रकार का कार्यक्रम भी आपको शुरू करना चाहिए। जी, जी, और आज शुरू होगी तो आज 5 साल 10 साल बाद ये इसका पैमाना बड़ा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, इसके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे। और मुझे ये लगता है कि ये जो YouTube चैनल है ये केवल खबर देने के लिए, खबर दिखाने के लिए नहीं होना चाहिए, जी, जी, बल्कि ये ज्ञानवर्धन के लिए भी होना चाहिए, बल्कि समाज में नई नई जानकारी देने के लिए भी होना चाहिए। तो आप दिन रात खबर तो दिखा रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन इसकी एक खबर होनी चाहिए जिससे कि जो आज के युवा हैं जिनका राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, जो नई नई जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी आपके चैनल को देखें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके नियमित वो श्रोता रहें और आपके नियमित वो पूरी तरह आपके चैनल को फॉलो करें। मुझे लगता है कि थोड़ा इस पर भी काम करना चाहिए। अब चलिए मैं दूसरी बात, ये गोपालगंज जिला है, ठीक है, जिसको गन्ना गंडक और गुंडा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, आज गोपालगंज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और आज गोपालगंज की पहचान अलग प्रकार की हुई है। ये वो ज़िला है जहाँ कभी लालू प्रसाद जी ने जन्म लिया, राबड़ी देवी ने जन्म लिया। दोनों लोग बिहार के 15 साल मुख्यमंत्री रहे। लालू जी देश के रेल मंत्री रहे। अब्दुल गफूर जी को भी याद कर लिया। अब्दुल गफूर जी तो मुख्यमंत्री थे, मैं चूँकि लालू जी और राबड़ी जी के एम्पायर को मैं याद कर रहा था। लालू जी के 2 लाल हुए, लेकिन कभी इन लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा गोपालगंज जिले से। ठीक है, मैं कभी कभी सोचता हूं कि आखिर चुनाव क्यों नहीं लड़ा। तो बात ध्यान में आती है कि लालू जी रेल मंत्री थे तो उन्होंने घोषणा किया कि मैं थावे में DRM का ऑफिस खोलूंगा, ठीक है, किया कुछ नहीं। तो उनको लगता है कि पता नहीं वो भूत कहीं मत उखड़ जाए चुनाव में, इस नाते भी नहीं लड़ते होंगे। उनके दोनों लालों को जिला से मतलब है नहीं, वो कभी कभार आते हैं, थावे मैया को प्रणाम करके चले जाते हैं। तो एक तो लालू जी क्यों चुनाव नहीं लड़े गोपालगंज से, जी, जी, और मैं आपको आग्रह करूंगा कि ये रिसर्च का विषय है। बिल्कुल। आखिर लालू जी ने ये हिम्मत क्यों नहीं की यहाँ से, छपरा से लड़ते रहे। दरअसल जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ठीक है, कि गोपालगंज जिला जो है ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है, ठीक है, और उनकी राजनीति जो है MY समीकरण यानी कि मुस्लिम और यादवों पर रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको रोकूंगा, आप इतना जल्दी इसका जवाब मत दीजिए जी, इसलिए कि कोई भी बड़ा नेता जब वो शीर्ष पर पहुंचता है तो उसको सबका समर्थन मिलता है। मैं ये क्वेश्चन आपके सामने छोड़ रहा हूँ जी, कि आप निश्चित रूप से इस पर गहन रिसर्च करिए, अपने दोस्तों से रिसर्च कराइए और तब ये बात, इसकी जानकारी लोगों तक पहुँचाइए। इस पर आवश्यकता हो तो एपिसोड चलाइए कि क्या हुआ कि लालू जी गोपालगंज से कभी चुनाव नहीं लड़े, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2 कि यह गोपालगंज जो गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है, इस गोपालगंज में आज भी, इस गोपालगंज में कई ऐसे लोग हैं जो आज देश के बड़े बड़े शिखर पर बैठे हैं। यहाँ के लोग बड़े ही मेधावी होते हैं। मैं रेलवे में जाता हूँ दिल्ली में तो बड़े बड़े अधिकारी मिलते हैं यहाँ के। मैं जब कभी CBO से मिलने गया ONGC में तो यहाँ के इंजीनियर मिले, यहाँ के IAS IPS और बड़े बड़े अधिकारी मुझे मिलते रहते हैं। जी, जी, मैं उन सब से पूछता हूँ कि क्या गोपालगंज में ऐसा कोई मंच है जहाँ इस ज़िले से रहने वाले जो दुनिया में अपने बड़े बड़े नाम किए, वो साल में एक बार कभी आएँ और आ कर के अपने इस ज़िला को विकसित करने के लिए कुछ अपना भी योगदान करें। बिल्कुल, इस प्रकार का मंच होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। तो मैं आज आप सब लोगों के बीच यह सवाल छोड़ के जाना चाहता हूँ कि गोपालगंज जिला में थावे महोत्सव होता है, रामनवमी के समय होता है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। इसके लिए मैंने बहुत कठिन परिश्रम किया। गोपालगंज जिले में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से एक स्टेडियम भी है। VM स्कूल को दीनदयाल जी के नाम पे किया गया था।
हालांकि आज भी वो बदहाली का आंसू रो रहा है। क्या वो अच्छा समय आएगा जब दीनदयाल जी के नाम से बने स्टेडियम को एक उन्नत स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा? थावे महोत्सव जो हर साल होता है, क्या वो एक ऐसा मंच बनेगा जो इस ज़िले के वैसे तमाम लोग जो देश और दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं वो उस मंच पे आएँ और उनका स्वागत हो और वो अपने इस ज़िले के गौरव गाथा को आगे बढ़ाएं? जैसे पंकज त्रिपाठी जी अपने ज़िले के एक बहुत बड़े अभिनेता हैं जिनकी एक अलग प्रकार की धाक है, वो इसी ज़िले से आते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग, उनको एक मंच मिले, वो आएँ, गोपालगंज की गौरव गाथा को गाएं और दुनिया में गोपालगंज का नाम बढ़ाएं। इसके लिए मैं पत्रकार मित्रों से कहूँगा कि आपके पत्रकारिता के क्षेत्र में भी आज न्यूज़ 18 में ब्रजेश सिंह जी हैं, आज संगीता तिवारी यहीं से हैं और ऐसे कई पत्रकार भी हैं। तो हर क्षेत्र में बड़े बड़े लोग हैं जो इस ज़िले से आते हैं और इस नाते आपसे मैं आग्रह करूंगा, पत्रकार होने के नाते आपका एक ये भी धर्म है, अपनी खबर को दिखाते हुए अपने ज़िले की जो वो प्रतिभाएं हैं जिसे आज तक किसी को पहचान नहीं मिली है, उसका पहचान दिलाना भी। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन एक क्वेश्चन में मेरा आज आपको पूछने का अधिकार नहीं है, आज आपको केवल जवाब देने का अधिकार है। आप हमेशा पूछते रहते हैं और मैं आपके माध्यम से गोपालगंज के नौजवानों से ये अपील करूंगा, ये गोपालगंज आपका है, इस गोपालगंज को आगे बढ़ाना, इसको सजाना और इसकी गौरव गाथा को गाने का अधिकार केवल आपको है। इसलिए आप सभी आइए, इस अभियान में जुड़िए और गोपालगंज के नाम को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।